नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कभी आपने सोचा है कि फुटपाथ पर हर वो चीज क्यों मिलती है जो मॉल या शोरूम में मिलती है? बिजनेस अखबारों में इन पर कोई लेख नहीं मिलता, ना कोई ऐसा एक्सपर्ट है जो नियमित रूप से इन विषयों पर लिखता है। इस पर ध्यान इसलिए आया कि हम रुपए के कमजोर होने के असर को समझना चाहते थे। कई तरह के लेखों से गुजरते वक्त लगा कि कहीं इसका जिक्र ही नहीं है कि रुपया कमजोर होगा तो भारत का आम आदमी कितना कमजोर होगा, उसकी खरीदने की शक्ति पर क्या असर पड़ने वाला है। $1 की कीमत 86 रुपए 61 पैसे हो गई है। बहुत सारे मीम बन रहे हैं, प्रधानमंत्री अब चुप हो गए हैं, तब तो खूब बोला करते थे। लेकिन इसका जिक्र भी तो आना चाहिए कि आम आदमी, मिडिल क्लास क्यों चुप है? क्या वो अपनी हालत नहीं देख रहा? उसकी हालत में जो गिरावट आ रही है नहीं समझ पा रहा? क्या उसे पता चल रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी कमाई क्यों नहीं बढ़ रही है? रिजर्व बैंक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है उपभोग बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बता नहीं रहा कैसे बढ़ाना है। पैसा है किसके पास? क्या जितना पैसा है आम आदमी के पास उससे वह खरीदने पर लुटा सकता है? इन्हीं सवालों पर सोचते हुए हमें इस भीड़ का ध्यान आया, जिसका वीडियो इसी महीने मैंने दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में रिकॉर्ड किया। इस पतली सी गली में आप ही देखिए कितने लोग हैं। क्या इतनी भीड़ आप किसी मॉल में देखते हैं? कभी कभार को छोड़ दीजिए तो आमतौर पर मॉल खाली ही नजर आते हैं। कभी आपने सोचा कि सरोजनी नगर, गांधी विहार, सदर बाजार जैसे बाजारों में आने वाली ये जो भीड़ है उसकी आर्थिक क्षमता क्या है? इनमें से कई लोग हैं जो सपना मॉल में जाकर देखते हैं, मगर पूरा करते हैं फुटपाथ पर। फुटपाथ पर बिकने वाली इन्हीं चीजों के सहारे वे उपभोक्ता होने का सुख प्राप्त करते हैं। जरूरत और शौक की तमाम चीजें उन्हें यहाँ कम दामों में मिल जाती हैं। इनके ही जीवन का भरोसा नहीं तो इन्होंने भी खरीदी गई सस्ती चीजों के सदा चलने की उम्मीद अब छोड़ दी है। इनकी उम्मीद बस इतनी है कि कोई चीज एक सीजन भर चल जाए, बहुत है। डॉलर मजबूत होता जा रहा है। भारत की मुद्रा एशिया की मुद्राओं में सबसे खराब हालत में है। 2021 और 2022 के साल में भी भारत का रुपया एशिया की मुद्राओं में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला था। इन दिनों एक तर्क दिया जा रहा है कि पाउंड भी तो डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, लेकिन भारत के रुपए के कमजोर होने का सही जवाब नहीं लगता, क्योंकि दिसंबर से लेकर अब तक भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 2% तक कमजोर हो गया है। हम आपकी मदद के लिए एक जानकारी और देना चाहते हैं। सिक्किम और गोवा के बाद दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय भारत के सभी राज्यों से ज्यादा है। दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख रुपए से अधिक है। पूरे भारत का जो औसत प्रति व्यक्ति आय है उससे डबल है दिल्ली में। इसके बाद भी दिल्ली की हालत बहुत खराब है, इतनी कि यहां 3-3 पार्टियां महिलाओं के खाते में पैसे डालने का वादा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देने की गारंटी दे रही है, तो कांग्रेस और बीजेपी 2500 रुपए प्रति माह। कभी आपने सोचा कि क्या भारत इतना गरीब है कि सिर्फ 2500 रुपए की गारंटी में वोट मिल सकता है? मोदी सरकार के 10 साल का भारत इस हाल में पहुंचा दिया गया है कि 2500 रुपया देकर कोई भी सरकार बना सकता है। राजधानी दिल्ली के लोगों की आर्थिक हालत यहां तक पहुंच गई है कि उन्हें 2500 का सपना दिखाया जा रहा है। इन आर्थिक नीतियों ने लोगों को इतना गरीब कर दिया है कि खाली जेब में भी 10 का नोट सोने की तरह चमक रहा है। डियर दिनेश, 2500 का यह वादा भारत की दुर्दशा की तस्वीर है। अनीता और मालती, तुम भी सुन लो। विश्वगुरु भारत के कैपिटल सिटी की यह हालत है। दिल्ली की करीब 3 करोड़ आबादी में 71 लाख से अधिक महिला वोटर हैं। कभी आपने सोचा था कि आपकी राजधानी इतनी गरीब है? भारत का रुपया कमजोर होने के साथ साथ भारत का आम आदमी भी कमजोर होता जा रहा है। उसकी कमाई बढ़ नहीं रही और रुपया भी कमजोर, महंगाई ऊपर से बलजोर, तो जाहिर है आम आदमी पर असर पड़ेगा। भारत एक आयात प्रधान देश है। हम निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा करते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना केवल डॉलर का मजबूत होना नहीं है, रुपया अन्य कारणों से भी कमजोर हो रहा है जिस पर बात नहीं हो रही।
भारत की अर्थव्यवस्था में जो बुनियादी खोट है उसमें ठोस बदलाव नहीं आ पाया। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं उसे कितना भव्य बनाया जाता है। उन कार्यक्रमों की सजावट और विज्ञापन पर बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं ताकि आपको लगे कि भारत कितना तरक्की कर गया है। लेकिन क्या भारत वाकई उतना तरक्की कर गया है जितना दिखाया जा रहा है? एक बार आप अपने शहर के उन बाजारों में घूम आइए जहां जरूरत की चीजें बिकती हैं। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार गिरावट में रहता है, या ना नौकरी दे सका ना निर्यात बढ़ा सका। फुटपाथ पर बिकने वाली चीजों में आपको चीन में बनी चीजें ही ज्यादा दिखेंगी। भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही कम कमाता है। इस देश की हालत यह है कि आप महीने का 25,000 रुपया कमाते हैं तो चोटी के 10% लोगों में आ जाते हैं। पर सोचिए 25,000 कमाने वाला भी अपनी जरूरत की अच्छी चीजें नहीं खरीद पाता होगा। खाने पीने की चीजें फुटपाथ पर भी महंगी हो गई हैं। फुटपाथ के ये दुकानदार ना हो तो आधा भारत भूखा रह जाए, नंगा रह जाएगा। जो लोग काम पर निकलते हैं वो मुट्ठी भींचकर पैसे को पकड़े रहते हैं, फिर भी जब इन चीजों को खाते होंगे जेब खाली हो जाती होगी। एक साल में खाने पीने की चीजों के दाम औसतन 7.7% महंगे हो गए। खुद आरबीआई का कहना है कि लोग अपनी आय का पहले से ज्यादा बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च कर रहे हैं। केवल रोटी और चावल की बात नहीं, सब्जियों की महंगाई, दाल, दूध, फल, तेल, इन सब के दामों में बढ़ोतरी के चलते होता यह है कि उपभोक्ता धीरे धीरे महंगाई के कारण कमजोर होता जाता है। भारत का आदमी जूते से लेकर जैकेट तक इन्हीं फुटपाथों से खरीद रहा है। इनमें से कौन टिकाऊ साबित होगा, कौन नहीं, किसी को पता नहीं होता। मगर आम आदमी के पास विकल्प नहीं, उसे यह रिस्क लेना पड़ता है और इन चीजों को बहुत देर घूरते रहने के बाद, अब विश्वास व्यक्त करने के बाद भी खरीदने का फैसला वह कर ही लेता है। अपनी जिंदगी की तरह खरीदा गया माल भी वह भगवान पर छोड़ देता है। फुटपाथ पे जूते बेचता हूँ और ये 7 साल 150 का 150 का है। महंगाई बहुत है, क्या करे भाई, बीवी बच्चे पालने हैं, वही रेट अभी है, वही रेट अभी है, महंगाई बहुत है। मैं जूते का मजदूरी करता था, अब मैं फल लगाता हूँ। 4-5 साल हो गए मुझे। अब तो पहले रुपये में 75% का घाटा हो गया था, 60% का घाटा हो गया। चाइना का माल आने से नुकसान हो गया हमें। पहले कारखाने में मजदूरी करते हैं, मजदूरी नहीं मिली तो जी लगा लिया था हमने। एक आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, कितना मामूली कमा रहा है, उसकी कहीं कोई बात नहीं। गोदी चैनल देखिए या बिजनेस अखबार देखिए, ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आती जैसी हमने आपको इस वीडियो में दिखाई। असली भारत को एकदम से गायब कर दिया। मीडिया ने मिडिल क्लास ही नहीं, आम आदमी को भी माइनस कर दिया है। बिजनेस अखबार भी रुपए के गिरने की खबर को ईमानदारी से नहीं बता रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि रुपए के कमजोर होने से भारत का आम आदमी कितना कमजोर हो रहा है। भारत का दवा उद्योग कच्चे माल के आयात पर निर्भर करता है। अगर रुपया कमजोर होता रहा तो आने वाले दिनों में दवाओं की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि आयात महंगा होगा, जिसके कारण दवाएं भी महंगी हो सकती हैं। पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है। चुनाव के दबाव में सरकार भले न दाम बढ़ाए, लेकिन इससे सरकार का आयात बिल तो बढ़ेगा ही, जिसका असर दूसरी जगहों पर दिखेगा। भारत में लोग इलाज के कारण गरीब होते जा रहे हैं। एक बीमारी आती है, पूरे परिवार की कमाई उड़ा ले जाती है। इसका हल आप केवल बीमा से नहीं निकाल सकते, बल्कि अब तो लोग बीमा के प्रीमियम से परेशान हैं। प्रधानमंत्री मोदी कभी कभी अपने भाषणों में याद करते हैं कि उनकी सरकार आई तो एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई, लेकिन इसके बाद भी 10 साल में दिल्ली एम्स की भीड़ घटी नहीं। आज भी लगता है कि एम्स भारत में एक ही है। सितंबर की इस खबर को देखिए। एको इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस की 2024 की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि भारत में स्वास्थ्य संबंधी खर्च 14% बढ़ गया है, महंगा हो गया। इसमें यह भी बताया गया है कि लोग स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे का 62% हिस्सा अपनी जेब से भर रहे हैं। इसलिए केवल बीमा से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी रात में एम्स के बाहर खुले आसमान के नीचे सोने वालों से मिलने गए। एम्स में इलाज कराने आया भारत यहां दिख जाता है। इलाज के इंतजार में लोग ठंड में इस हाल में रह रहे हैं।
वैसे यह हालत यूपीए के समय भी रही, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने ऐसी जगहों का चुनाव कर इस सवाल को फिर से केंद्र में ला दिया कि महंगे इलाज ने आम आदमी को मार दिया है। केवल इलाज महंगा नहीं, इन मरीजों के साथ राहुल का यह वीडियो याद दिला रहा है कि राज्यों और जिलों में इलाज का ढांचा चरमरा गया होगा। अगर वो मजबूत हुआ होता तो यहां हालत बेहतर नजर आती। मोदी सरकार यहां वहां एम्स बनाने का दावा करती है, वादा करती है, हेडलाइन छप जाती है, लेकिन राहुल गांधी का यह वीडियो बता रहा है एम्स के लिए जमीन का अधिग्रहण और बिल्डिंग का बन जाना, अस्पताल का बन जाना नहीं होता। एक सवाल और है, गोदी मीडिया ने इस भारत को भी अपने पन्नों और टीवी के पर्दे से माइनस कर दिया। नेता प्रतिपक्ष के जाने के बाद भी आपने कितने चैनलों पर इलाज के मारे भारत की हालत पर चर्चा देखी होगी। राहुल गांधी ने एम्स के बाहर नरक यह लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी कुंभ से लेकर मंदिरों में घूम घूम कर भारत को स्वर्ग बनता दिखा रहे हैं। हम बात रुपए के कमजोर होने की ही कर रहे हैं। डॉलर मजबूत होगा तो उन माता पिता की हालत पतली हो जाएगी जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ने गए हैं, उनका डॉलर बिल बढ़ जाएगा। भारत घटिया कॉलेजों का एक महादेश है। हर दिन उच्च शिक्षा का घटियाकरण यहां बढ़ता जा रहा है। मिडिल क्लास मम्मी डैडी और उनके सन्स एंड डॉटर्स दिन भर विदेशी कॉलेजों में एडमिशन का रास्ता खोजने में लगे हैं, बल्कि वे सही काम कर रहे हैं, करना भी यही चाहिए। अगर बाहर नहीं भेजा तो यहां के कॉलेजों में क्या सीखेंगे पता नहीं। इन कॉलेजों में पढ़कर आप आईटी सेल के लायक ही बनेंगे या आईटी सेल चलाने वाली पार्टी के कार्यकर्ता। मेरी बात को उदारता से सुनिएगा और कॉलेजों की हालत को ठीक से देखिएगा। ये वो लोग हैं जो नई शिक्षा नीति के सपनों को ठुकराकर अपने सपनों की अटैची लेकर इंग्लैंड अमेरिका जाने में लगे हैं। बस भारत को उसके हाल पर छोड़कर भारत से भागने वालों को रुपया अभी तंग करेगा, कमजोर होकर उन्हें याद दिलाता रहेगा कि आपने 60 रुपए पर तो हंगामा किया, अब 86 रुपए पर बोलती बंद है, इसलिए इतना तो सहना ही पड़ेगा। सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण है। इसके बाद जब ट्रंप भारत की चीजों पर आयात शुल्क बढ़ाते हैं, रुपया और कमजोर होगा ही, तो हाहाकार मचेगा। भारत एक आयात प्रधान देश है। हम कितनी ही चीजें आयात करते हैं, अगर उनके दाम बढ़े तो देश में महंगाई की एक और लहर आएगी। इसलिए रुपए के साथ क्या दिक्कत है, इस मुश्किल सवाल को समझना तो पड़ेगा। हमारे लिए भी मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश नहीं छोड़ सकते। अरविंद सुब्रमण्यन अर्थशास्त्री हैं, मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे हैं। इन्होंने रुपए को लेकर 3 बड़े बड़े लेख बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखे हैं। कहते हैं कि भारत का रुपया तो अभी और गिरेगा, सवाल है कि कितना और गिरेगा। रिजर्व बैंक के अपने हिसाब किताब के अनुसार लगता है रुपए का गिरना जारी रहेगा। अगर अमेरिका ने आयात शुल्क लगा दिया तो यह और भी गिरेगा। रिजर्व बैंक के पास अब 2 ही विकल्प हैं, या तो रुपए को धीरे धीरे गिरने दिया जाए या एक ही बार में बड़े स्तर पर सरकने दे दिया जाए। दोनों ही मामले में रिजर्व बैंक के लिए कदम उठाना आसान नहीं। रुपया चाहे धीरे धीरे गिरे या एक ही बार में धड़ाम से गिर जाए, दर्द दोनों में होना है। अरविंद सुब्रमण्यन आगे लिखते हैं कि धीमे गिरने से अटकलें चलेंगी कि अब क्या क्या होगा, और तेज गिरने से अर्थव्यवस्था में अफरा तफरी मच जाएगी। जो भी हो, अर्थव्यवस्था को इसका सामना करना पड़ेगा। बाजार में तो इसकी भी बात हो रही है कि $1 की कीमत 90 रुपए या उससे भी नीचे जाएगी। आप कितना भी याद दिलाइए कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी यह सब कहा करते थे कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, देश की साख गिर जाती है। उनके पुराने बयानों को वायरल कराते रहिए, जितनी खुशी है कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द नहीं बोलेंगे इस पर बोलने के टाइम में वे किसी धार्मिक आयोजन में चले जाएंगे, ताकि आपको लगेगा कि इन दिनों अर्थव्यवस्था को छोड़ धर्म को बचाने के बड़े काम में लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने 10 साल से नहीं की, तो इसकी कोई संभावना नहीं कि इन मुद्दों को समझने वाले पत्रकार उनसे सवाल जवाब करने का अलौकिक सुख प्राप्त कर सकेंगे। तो जवाब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी अपनी माली हालत कैसी है यह तो आप जानते ही हैं। शेयर बाजार में गिरावट का लंबा दौर रुकता नजर नहीं आ रहा। सोमवार को ट्रंप के शपथ के बाद क्या हाल होगा देखना बाकी है। जनवरी के 13 दिनों में 13 लाख करोड़ से अधिक स्वाहा हो गए। 17 जनवरी को सेंसेक्स 423 पॉइंट गिरा और निफ्टी 108 पॉइंट। लगातार दूसरे हफ्ते मार्केट गिरा, 2 हफ्ते में कुल 3% गिरा है। आईटी में सबसे ज्यादा गिरावट है। इस हफ्ते निफ्टी आईटी 6% गिरा है। पिछले 1 साल में निफ्टी आईटी इतना कभी नहीं गिरा।
अमेरिकी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालने में लगे हैं। इसकी भरपाई में घरेलू निवेशकों का पैसा बाजार में डाला जा रहा है। लेकिन कब तक डीआईआई के भरोसे विदेशी निवेशकों की भरपाई करेंगे? बीजेपी समर्थक कहने लगे हैं, क्या हुआ, विदेशी निवेशक चले गए तो जाएं, घरेलू निवेशक खरीद लेंगे। लेकिन यह ना तो तस्वीर सही है और ना सच्चाई। विदेशी निवेशकों का निवेश मायने रखता है। रुपए को बचाने के लिए रिजर्व बैंक डॉलर बेचे जा रहा है। डॉलर बेचने से उसका विदेशी मुद्रा भंडार 10 महीनों में निचले स्तर पर है, सबसे न्यूनतम। आप अचानक से विदेशी निवेशकों और निवेश या विदेशी मुद्रा भंडार को बेकार साबित नहीं कर सकते। जब उनकी संख्या बढ़ती है तब फिर गांव-गांव में नाच कर बताते हैं, डांस करते हुए, कि दुनिया भारत में पैसा लगा रही है, यह भारत का दौर है। तो अब बताइए, पिछले 10 महीनों से विदेशी निवेशक क्यों पैसा निकाल रहे हैं? क्या दौर जा रहा है? सितंबर के आखिर से लेकर अब तक विदेशी मुद्रा भंडार में 79 अरब डॉलर की कमी आ गई है। भारत की अर्थव्यवस्था में चकाचौंध पैदा की जा रही है। लेकिन अब बाजार के जानकार देखने लगे हैं कि यह चमक उतनी असली नहीं है। हालांकि उन्हें पता पहले से था, भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ बुनियादी खोट है। उसके कारण यह सब गिरावट है, ना कि केवल कच्चे तेल के दाम में वृद्धि के कारण या डॉलर के मजबूत होने के कारण। ये सब बहाने के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। 10 साल तक एक पार्टी की सरकार के बाद भी लोगों की बचत दशकों में कम है। आम आदमी पर लोन का बोझ बढ़ गया है। कब तक आदमी फुटपाथ पर बिकने वाली चीजों के सहारे अपने सपनों को पूरा करेगा? भारत की गरीबी और बेकारी यहां के नौजवानों को दूसरे युद्ध में भाड़े का सैनिक बना रही है। विदेश मंत्रालय ने बताया है, रूस की तरफ से युद्ध करते हुए 12 भारतीय नौजवान मारे गए हैं और 16 लापता हैं। कौन ले गया उन्हें? जवाब है, भारत की बेकारी ले गई। जिस जवानी को भारत माता के काम आना था, वो जवानी रूस में जाने किस देवी के काम आ रही है। बहुत ही सैड है, बहुत ही सैड है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।